हेलो स्टूडेंट। तो वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन हब पर। तो स्टूडेंट, आप लोगों को पता है कि आज जो क्लास है हिंदी व्याकरण का टर्म है। हमने पहले ही बताया था आप लोगों को कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्या होती है हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास होगी। तो स्टूडेंट, जो आज की हिंदी क्लास है सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि आज आपकी जो हिंदी क्लास है वो एग्ज़ाम रेडी बनाने वाली क्लास है। ठीक है। तो देखिए, आज जो हम शुरू करने वाले हैं क्या क्लास में, भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। आज हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है, अध्याय 1। और इसके अंडर में है भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। तो देखिए, जैसा क्या है, बहुत से स्टूडेंट ये कहते हैं कि हिंदी बहुत आसान है और बाद में पढ़ लेंगे। ठीक है, आप लोगों ने भी बहुत बार मिस किया होगा इस चीज़ को, और आप लोग नोटिस करके देखिए ना। अरे ये जो टॉपिक है, कभी किसी चीज़ को देखते हैं, उसमें ढेर सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो रेगुलर आती रहेंगी, मैं इसको कभी और देख लूँगा। ठीक है, वो कभी और देखने के चक्कर में वो चीज़ें वैसे की वैसी पड़ी रह जाती हैं, और वही क्या होती है, एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन रोक देती है। लेकिन आज की जो क्लास होगी, क्लास के बाद आप कहेंगे मैम ये टॉपिक अब पक्का हो गया। इसलिए क्लास को स्किप मत कीजिएगा, बीच में कहीं मत जाइएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि अंत में वो बात बताई जाएगी जो एग्ज़ाम में सीधे पूछी जाती है। और प्लीज़ आप लोग कॉपी और पेन को लेकर बैठिए, ताकि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, चाहे वो हिंदी क्लास हो, चाहे वो व्याकरण की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे अदर सब्जेक्ट्स की हो, कोई भी टीचर हो, अगर आप लोगों को समझा रहे हैं, अगर आप लोग को इंटरेस्ट लग रहा है उनके समझाने में, तो प्लीज़ आप लोग एक काम कीजिएगा कि सबकी क्लास में एक नोट बुक और एक पेन, ठीक है, एक पेन अपने पास हमेशा रखिएगा, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ हो उसको नोट डाउन कर लें। और जो चीज़ें आपकी जो हस्तलिखित होंगी, आपने नोट डाउन किया रहेगा, वो कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत ही मदद करने वाली है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, भाषा व्याकरण और लिपि का परिचय में पहला क्या है कि मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है, और वह माध्यम है भाषा। तो देखिए क्या है कि अगर अगर हम बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, बोल नहीं पाते हैं, तो हमें किस तरीके से सुविधा चाहिए, हम कैसे किसी को बताते हैं, या हम अपने मनुष्य होने का परिचय कैसे देते हैं, या अपने हमें इतना ज्ञान है हम उसका परिचय कैसे देते हैं, हम एग्जाम में बैठने वाले हैं हम उसका परिचय कैसे देते हैं, मेरा इतिहास क्या है, मुझे लोगों को मतलब मेरे बारे में बताना है, अगर मैं बोल नहीं पाती तो क्या लोग मेरे बारे में जानते हैं? बिल्कुल नहीं। तो क्या इम्पोर्टेंट है? भाषा। ठीक है, सबसे पहला जो मनुष्य का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है उसको आगे बढ़ने में, तो जो भाषा है, यानी चीज़ों को सीखने के लिए, बोलने के लिए, दूसरों से हेल्प मांगने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है भाषा। फिर अगला है कि मनुष्य समाज की इकाई होता है तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। आप लोग प्लीज़ इसको हाईलाइट कर लीजिएगा कि मनुष्य जो है क्या है, समाज की इकाई, तथा मनुष्यों से ही समाज बनता है। क्लियर हो गया। अगला है समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। जैसा कि हमने बताया आपको कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मेरे बारे में, चाहे आपके बारे में, आपको किसी किसी से बताना हो, आप वेल एजुकेटेड हैं, आपको चीज़ें आती हैं, नहीं आती, अगर आप बोल नहीं पाते तो कैसे सामने वाले को पता चलता। इसीलिए विचार, भावना, संदेश या सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य का क्या पहला चीज होता है, यूज होगा, भाषा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो देखिए, आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ये लाइन एग्जाम में ट्रैप बनकर आती है। ठीक है, जो अभी समझ गया वो एग्जाम में नंबर पक्का समझो। अगला क्या है कि यह भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों या वाक्यों में प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो।
आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि भाषा कितने प्रकार की होती हैं। अभी मैं इसको आगे और क्लियर करवाऊंगी। अभी मैं पूछ दूँ बहुत सारे बच्चे को, तो चूँकि क्लास तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है, मैं फिर वैसे तो अब तुरंत आप लोगों से आंसर ले नहीं सकती। बाकी आप लोग कमेंट के थ्रू हमें बताइएगा भाषा कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर तुरंत पूछती तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, उसमें ही गोल हो जाते हैं, बता नहीं पाते कि भाषा एग्जैक्ट में कितने प्रकार की होती है। कुछ बच्चों को पता है, कुछ बच्चों को उसी में नहीं पता होती है। तो ये कितना बेसिक क्वेश्चन है ना, भाषा कितने प्रकार की होती है। इसीलिए कि एग्जाम में क्या पूछ देगा, कहाँ से पूछ देगा, ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि हम कितना पढ़ सकते हैं, कितना याद कर सकते हैं, उसका आंसर कहाँ तक हम दे सकते हैं। अगर क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन को हम छोड़ के एग्जाम में आते हैं तो हमें अपने ऊपर क्या ही बताएं आप। तो प्लीज़ आप लोग कुछ भी छोड़िएगा नहीं, आप लोग प्लीज़ नोट करते रहिएगा। अगर जो मैं बोल रही हूँ कि इम्पोर्टेंट कहाँ से हो सकते हैं, चाहे बेसिक की चीज़ें हो, चाहे आपका बहुत ही डेप्थ में हो, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग प्लीज़ इसको नोट डाउन करते रहिएगा। अगला है कि भाषा के माध्यम से हम अपने भाव एवं दूसरे विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। क्लियर हो क्या? किसके माध्यम से? अगर भाषा जो है, भाषा के माध्यम से तो हम जो सामने वाले व्यक्ति है, चाहे हम मेरे मेरे जो भाव हैं वो सामने वाले व्यक्ति को, चाहे सामने वाले व्यक्ति के भाव विचार मेरे अंदर, तभी तो हम एक दूसरे को जान पहचान पाएंगे। तो वही चीज़ें दी है, क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाषा। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया आप लोगों को, भाषा कितना इम्पोर्टेंट है, हमारे बारे में जाने, हमारा इतिहास क्या है, सारी चीज़ें क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए भाषा। क्योंकि जब ये चैप्टर स्टार्ट हुआ हमने भाषा को लेकर पहले ही एक लाइन में भाषा एग्जैक्ट में क्या होती है, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो तो वो लोग क्लास को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। उसी में यहाँ से यहाँ तक का टॉपिक को हमने क्लियर करवा दिया है। इतना अगर अंडर में अगर नहीं भी आप लोग जा रहे हैं तो केवल उतना जितना मैं बोली हूँ उससे ही आप लोग पकड़ सकते हैं, ठीक है। और वही चीज़ें यहाँ पे दे दी गई है। अगला हमारा है संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी जैसी, सॉरी ये मतलब इटली की लैंग्वेज है, इतालवी, ठीक है, इसको इतालवी बोलेंगे, इटली की लैंग्वेज है। चीनी जैसी अनेक भाषाएं हैं। अनेक भारत अनेक भाषा भाषी देश है तथा अनेक बोली और भाषाओं से ही मिलकर भारत राष्ट्रभाषा बना है। जैसे कि आपको पता है कि हर स्टेट में उनके अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। गुजरात में गुजराती बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी, हरियाणा में हरियाणवी, और पंजाब में पंजाबी, और आप लोग इधर साउथ का एरिया ले लीजिए, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, ठीक है, उड़िया। इस तरीके से क्या होती है भाषा यूज होती है, जैसे उनका मतलब एरिया रहेगा, क्षेत्र रहेगा, जैसे उनका कल्चर रहेगा, वो भाषा वो लोग यूज करते हैं। इसीलिए बोला गया है जो भारत है वो अनेक भाषाओं का क्या है, अनेक भाषाओं से मिलकर बना राष्ट्र है, ठीक है। संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा यानी राजकार्य भाषा है, जिसको आधिकारिक भाषा भी बोलते हैं। तो स्टार्टिंग में हमारी क्या थी भाषा, संस्कृत जो थी। उसी संस्कृत स्टार्टिंग में राजा राजा लोग यूज करते थे, हमारे विद्वान यूज करते थे, उसी में लेख ओख लिखा जाता था, पहचान होती थी चीज़ों को। अगर अपने इतिहास नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिएगा, उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। और फिर वर्तमान में क्या है, हमारे हिंदी है, और हिंदी हमारी राजभाषा भी है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, ये जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिंदी किस प्रकार की भाषा है हमारी, पूछ देगा। राष्ट्रीय भाषा है, अधिकारी भाषा है, मतलब अधिकारी ही राजभाषा है, इस तरीके से सांस्कृतिक भाषा है, ऐसे करके पूछ देगा आप लोगों का, या पर्सनली किसी राज्य की भाषा है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा जो हिंदी हमारी राजभाषा है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला है हमारा भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो दिया है भाषा के दो प्रकार होते हैं, क्योंकि अगर ऑप्शन में अगर ऐसे पूछ देगा कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, 2 दिया रहेगा, 3 दिया रहेगा,
4 दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा तो आप लोग प्लीज़ 3 पे टिक कीजिएगा। अगर 4 दिया रहेगा, 5 दिया रहेगा, 2 दिया रहेगा, 1 दिया रहेगा तो आप लोग प्लीज़ 2 पे टिक कीजिएगा अगर 3 ऑप्शन में नहीं रहा तो। क्या है कि जो भाषा के प्रकार हैं वो, हाँ, पहला है मौखिक, दूसरा लिखित होता है, लेकिन तीसरा होता है आपका सांकेतिक होता है, ठीक है, संकेत के माध्यम से। तो सांकेतिक जो है वो अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तब आप लोग उसको टिक कीजिएगा। अगला है कि मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा भाषणों तथा उद्घोष उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से प्रयोग में लाई जाती है। तो देखिए, हाँ, जो हिंदी भाषा की लिपि है वो क्या है, देवनागरी है, यानी बाएं से दाएं लिखी जाती है इधर से, ठीक है। हम लोग कहाँ से लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। हमने इसके बारे में बताया था, बाएं से दाएं यानी ये हमारा जो हो गया लेफ्ट हो गया, ये हमारा जो है राइट हो गया। तो लेफ्ट बायां, राइट दायां, तो हम लिखते किधर से हैं, हम लोग पेज उठाते हैं तो ऐसे ही लिखते हैं ना। ये हमारा पेज हो गया। हम लोग लेख किसी भी लिपि को शुरू करते, किसी भी लेख को लिखना शुरू करते हैं तो यहाँ से लिखना शुरू करते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो यही बोला गया है कि जो लिखित भाषा वो लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। तो हम कोई भी चीज़ अगर लिखते हैं उसको तो वो लिखित भाषा हो जाएगी। अगर बातचीत के थ्रू भाषण दे रहे हैं हम उसको अपनी, तो भाषा कौन सी हो जाएगी, वो मौखिक हो जाएगी। अब देखिए, तीसरा यहाँ पे दिया नहीं है, तीसरा मैं समझाती हूँ सांकेतिक क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति ना दूर रहते हैं, ठीक है। आप मान लीजिए ये रोड है, एक सेकंड, मान लीजिए ये क्या है, ये रोड है, ठीक है। यहाँ पे एक शॉप है, दुकान है। यहाँ पे एक बाइक से आदमी जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्या है कि ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने हेलमेट लगाया हुआ है और ये डेली डेली इस दुकान से वो क्रॉस होकर जाते हैं। ये कुछ मतलब मान लीजिए अपने घर जा रहे हैं, यहाँ पे शाम के टाइम है तो घर जा रहे हैं, और ये अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं। अभी भी फैमिली में जो उनके फादर होते हैं, पिता होते हैं, दादा होते हैं, बाहर जॉब करते हैं, तो घर में छोटे बच्चे होते हैं। शाम को कुछ ना कुछ जब वो आते हैं दफ्तर से तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं घर पे, ताकि बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि दादाजी क्या लाए हैं, पापा क्या लाए हैं, इस तरीके से। तो जो ये व्यक्ति हैं वो क्या है कि जो सामान इस दुकान से लेते हैं ना उनको आदत हो गई है, तो ये इशारे में बोलेंगे कि है कि नहीं है, ठीक है। तो वो क्या सांकेतिक भाषा अगर रहेगा तो ये जो मतलब व्यक्ति है, दुकान वाले, ये भी उनको सांकेतिक भाषा के थ्रू द्वारा बोलेंगे कि हाँ सामान है, ठीक है, तो ये यहाँ पे रुक के अपना सामान जाके ले सकते हैं। नहीं है तो इनको इशारे कर देंगे संकेत के द्वारा माध्यम से कि नहीं है चीज़ें। तो यह क्या हो गई, हमारी सांकेतिक भाषा हो गई। अगर ऑप्शन में रहेगा भाषा 3 है तो आप लोग 3 को ही ट्रिक कीजिएगा, पहला लिखित, दूसरा पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक होती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन के अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं के संपर्क, भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता है। अगला है जीवन के प्रति रंगात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। तो देखिए, जीवन के प्रति रागात्मक संबंध, ठीक है। तो रागात्मक संबंध मतलब होता है कि व्यक्ति अपना मतलब किसी से बातचीत करते हैं, किसी से किस मतलब संबंध, रिश्तेदारी जो भी होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, चाहे कोई दोस्त मित्र हो गए, उनसे मिलते हैं जुलते हैं, तो उनमें क्या है, भाषा का यूज करते हैं, ठीक है। भाषा आपकी किस प्रकार की है, भाषा में भी किसी मतलब बहुत तरीके से भाषा होती है, बहुत कड़वी होती है, बहुत तीखी होती है, बहुत मीठी भाषा होती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो भाषा है ना वो जीवन के प्रति रागात्मक संबंध, ठीक है, क्या करती है, उत्पन्न करती है। यानी हम किस तरीके से सामने वाले से अपनी जो भाषा है किस स्वर में हम निकाल रहे हैं। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। तो देखिए, सभ्य समाज, जैसे कि हमने बताया, अभी हमने आपको बताया कि हम सामने वाले से किस तरीके से जो मतलब भाषा तो हम बोल तो रहे हैं, लेकिन किस तरीके से स्वर को हम यूज कर रहे हैं, यानी बहुत तीखा भी होता है, मीठा भी होता है, कड़वा होता है, तो हम किस तरीके से
हम अपनी जो भाषा है उसको यूज कर रहे हैं कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे। तो देखिए यहीं पे बोला गया है कि अगर हम अच्छी भाषा का विकास कर रहे हैं, अच्छी भाषा को हम वहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या बनेगा, हमारा एक सभ्य समाज बनेगा। अगर यहाँ पे एक क्षेत्र, ये क्षेत्र है और इस क्षेत्र के जितने भी व्यक्ति हैं सभी लोग एक दूसरे से क्या हैं, बिल्कुल ऐड हैं, ठीक है, इस तरीके से जुड़े हुए हैं कि जो भी अगर इनको काम पड़ता है तो इनके इस काम में आते हैं, ये इनका मदद करते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको ज़रूरत लगती है तो इनकी मदद करते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये लोग क्या है, एक दूसरे की मदद करते रहते हैं। और जो है भाषा जो उनकी निकलती है एक दूसरे को लेकर, वो बहुत ही मतलब मित्रवत भाषा, ठीक है, कि हम आपके साथ खड़े हैं, एक दूसरे के साथ रहेंगे और वो उस चीज़ को निभाते भी हैं। तो उससे क्या बनता है, हमारा एक सभ्य समाज बनता है। तो भाषा कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी या जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। किंतु हिंदी के व्याकरण के विविध रूप अपने ही रहे हैं। तो क्या है कि हिंदी के व्याकरण के विविध विविध मतलब अन्य रूप अपने ही रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे बोला गया है। अगला है हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा विदेशी भाषाओं के शब्द भी प्रयोग के आधार पर तथा व्यवहार के आधार पर आकर समाहित हो गए हैं। अगला है कि भाषा साहित्य नहीं होती, उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। तो क्या है कि भाषा जो है वो क्या है, अस्थाई नहीं होती है, ठीक है, दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। यानी अब मान लीजिए कि आप किसी यूनिवर्सिटी गए, ठीक है, यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ पे जो बच्चे हैं आपस में जो प्रोफेसर हैं वो अंग्रेजी हमेशा बोलते रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे मतलब कभी कभी ऐसा हो, बाहर के लोग अगर नए हैं, अगर उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, उनसे हिंदी में बात करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे जो हिंदी वाले बच्चे रहेंगे वो भी क्या हो जाएंगे, उसमें एडजस्ट कर लेंगे, वो अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बोली गई है कि जो भाषा है वो अस्थाई नहीं होती, यानी जो आपको हिंदी आ रही है वो वो स्थायी नहीं रहेगी। अगर आप उस माहौल में ढल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी, बदल जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है। परिवर्तन ही क्या है, दूसरा बदलाव जो मतलब बोला जाता है ना, परिवर्तन एक संसार का नियम है। तो वही चीज़ें हैं कि कोई चीज़ अस्थायी नहीं होती, सब चीज़ में परिवर्तन होता रहता है। अब जैसे कि उस जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी क्या है, जो प्रोफेसर है, जो स्टूडेंट्स पुराने हो चुके हैं वो अंग्रेजी बोल रहे हैं, लेकिन अभी कोई बाहर का आ जाएगा उनसे तो हिंदी बोलेंगे, क्योंकि जो उनकी भाषा है वो भी तो परिवर्तित हो गई ना कुछ टाइम के लिए। तो वही चीज़ें यहाँ पे क्लियर करवाई गई है। भाषा में यह परिवर्तन धीरे धीरे होता है और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती है। अगला है कि इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी तथा राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बंगला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक भाषाओं का क्या हुआ है, विकास हुआ है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इस लाइन में इम्पोर्टेंट आपकी ये है, ठीक है। यानी आप लोगों से ना क्वेश्चन बन सकता है, और क्वेश्चन चूंकि पूछा गया है एक बार नहीं 4 से 5 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ इसको मिस मत कीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आप लोग बिल्कुल ये मत अपने ऊपर लीजिएगा कि पढ़ाई मेरी बोझ बन चुकी है, ठीक है। ये जो पढ़ाई है, ये जो स्टडी है, आज आज आप लोगों का जो प्रेशर है अभी आप ले रहे हैं, आप लोग रात में जग रहे हैं, दिन में जग रहे हैं, अपने पढ़ाई को प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, तो क्या है, यही पढ़ाई आपकी एक दिन पहचान बनेगी, ठीक है। तो देखिए इम्पोर्टेंट इसमें हमने बताया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये 3 से 4 बार क्वेश्चन बन चुका है कि इन सब का जो भाषा आई है, जो भाषा ये सब विकसित हुई है, इनका क्रम क्या है, पूछ देगा। पहले प्राकृतिक, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश, पाली, संस्कृत, प्राकृतिक, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, पाली, इस तरीके से पूछ देगा। लेकिन नहीं, आप लोगों को क्या याद करके रखना है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ठीक है।
ये क्रम दिया है, ठीक है। इस क्रम को आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा। अब देखिए भाषा के भेद। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं तथा पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो क्या? विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में ही करते हैं। पहला है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा, यानी विचारों का संग्रह। विचारों का संग्रह मतलब कि मेरे मन में जो विचार हैं या किसी चीज़ को बताना है किसी को, अगर व्यक्ति दूर है तो क्या करना है, उनको लिखित तरीके से बताना है या फ़ोन के थ्रू मौखिक तरीके से बताना है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा की प्रयोग होता है। किसका? तो मौखिक भाषा का। हाँ, ये तो सही है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सामान्य जग जीवन के बीच बातचीत में सबसे ज़्यादा किस भाषा का प्रयोग होता है, भाषा के प्रकार में किस भाषा का प्रयोग होता है। ऑप्शन दे देगा आपको लिखित, सांकेतिक, मौखिक या इसमें से कोई नहीं, ठीक है, या तीनों से। तो आप लोग ट्रिक कीजिएगा मौखिक भाषा से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो मौखिक भाषा है सबसे ज़्यादा जो आम आम जन जन जीवन के जो जनजीवन है व्यक्ति का, सबसे ज़्यादा किस चीज़ का प्रयोग होता है, तो मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है, ठीक है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। देखिए क्या है कि यहाँ पे दिया है ना, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के। देखिए हमने कहा कि बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे उस माहौल में क्या होता है, ढल जाता है। बोलना, जो उसके फैमिली वाले जो परिवार होते हैं, परिवार में उसके जो मतलब ओल्ड पर्सन होंगे परिवार में, चाहे उनके पेरेंट्स होंगे बच्चे का, वो पहले माँ माँ मतलब माँ बुलवाते हैं, पापा बुलवाते हैं, बहन भाई बुलवाते हैं, दादा होंगे वो मतलब दादा बुलवाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, फिर बच्चे बड़े होते धीरे धीरे, इस तरह से माँ पापा बोलते बोलते बड़े होंगे। फिर जैसे वो बड़े होंगे, 2 3 से 4 साल के होंगे, उनको एक स्कूल में डाला जाएगा, ठीक है। तो स्कूल में डालने के बाद वहाँ पे जो टीचर्स होंगे, टीचर्स उनको क्या सिखाएंगे, विद्या सिखाएंगे, ज्ञान सिखाएंगे बाहरी दुनिया का, किताबी भाषा का, ठीक है। उनका हिस्ट्री का, इतिहास का, क्या क्या चीज़ें कैसी हैं। तो ये चीज़ें दिया गया है कि जो बच्चे होते हैं जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार व समाज के संपर्क द्वारा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीख लेते हैं। उनको मतलब किसी अन्य तरीके से सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि एक एक्स्ट्रा क्लास लिया जाए उनका, उनको एक मौखिक भाषा सिखाया जाए, तो इस तरीके से नहीं है, ठीक है। जैसे कि हम लिखित चीज़ों को जानने के लिए, मतलब विद्या ग्रहण करने के लिए हमें स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। पहले के भी लोग होते थे, पहले इस तरीके से स्कूल नहीं हुआ तो गुरुकुल हुआ करती थी शिक्षा, जो भी वेद पुराण ज्ञान है तो उनका ही गुरुकुल हुआ करता था। तो गुरुकुल में एक गुरु होते थे। तो इस तरीके से जो चीज़ें आज मतलब परिवर्तन के अकॉर्डिंग देखते हुए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, ठीक है। तो कितने स्कूल हो गए हैं, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, इस तरीके से। अब अगला क्या है देखते हैं उसको। लिखित भाषा की वर्तनी और उसी के अनुरूप उच्चारण प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। हमने बताया आप लोगों को, जो चीज़ें लिखित होगी उनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक गुरु की शिक्षा दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो गुरु की शिक्षा दीक्षा का मतलब होता है माँ माँ पिता भी गुरु होते हैं, गुरु बन सकते हैं अगर कुछ वो सिखाएं। लेकिन क्या है कि विद्यालय जाना अनिवार्य है। विद्यालय जाना इसलिए अनिवार्य है ताकि हम पढ़ लिख के क्या करें, पढ़ना लिखना इसलिए ज़रूरी है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे भविष्य में हम जो हमारा फ्यूचर क्या होगा आने वाले दिनों में, कितनी मतलब तकलीफ़ों से आप लोग देख रहे होंगे कि बच्चे कितने सब पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। उनको लग रहा है कहीं न कहीं चीज़ें छूट जा रही है, चाहे मेरी पढ़ाई में कमी हो रही है। इसलिए बच्चों को क्या होता है कि अपना फ्यूचर बनाने के लिए, परिवार का फ्यूचर बनाने के लिए उनको विद्यालय जाना पड़ेगा, ताकि उनके पास एक लिखित डिग्री भी हो जाएगी, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज भी हो जाएगा। उनको एक समान वहाँ पे रखा जाएगा, ठीक है। उनको जो सामाजिक चीज़ें सिखाई जाएँगी, किसी में भेदभाव वगैरह नहीं करना है, सब एक समान है,
सारे समान सभी जो बच्चे हैं हर धर्म से आते हैं पढ़ने के लिए, उसमें किसी भी चीज़ को लेकर कोई भेदभाव नहीं रहता है विद्यालय में, इसलिए विद्यालय जाना अनिवार्य है। और वहाँ पे हमें लिखित भाषा सिखाई जाती है, जो कि ये बहुत ही ज़रूरी है। और लिखित भाषा हम केवल घर से तो घर से, और हमें विद्यालय में जाने के बाद ही सीखनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कि जो लिखित भाषा की जो वर्तनी है ना, उसको प्रयत्न पूर्वक सीखना पड़ता है। बस इसका मेन लाइन ये है। मैंने तो आप लोगों को एक्स्ट्रा मतलब इसलिए बताया चीज़ों को, ताकि आप उस चीज़ को रिलेट कर सकें, जो आपके छोटे भाई बहन हो, कि मतलब आप लोग ये सोचेंगे कि अरे जब चीज़ों को लिखना ज़रूर तो हम तो घर से तो भी लिख सकते हैं। हाँ, हम घर से भी लिख पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उस लिखाई जो पढ़ाई होंगी क्या फ़ायदा, हमारे पास डिग्री नहीं होगी, हम किसी फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसलिए विद्यालय जाना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगला है मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। तो क्या है कि मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों के द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। फिर आती है भाषा और बोली। तो देखिए भाषा और बोली क्या होता है, बहुत लोग समझते हैं भाषा और बोली एक ही होती है। तो देखिए एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं, ठीक है। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। यानी कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी, वाणी मतलब होता है आपकी वाणी बोली, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया ना, एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को ही बोली कहा जाता है, भाषा के स्थानीय रूप को, ठीक है। सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और इसी को बोली को क्या कहते हैं, उपभाषा भी कहते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला है भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है तथा जिसका व्याकरण नहीं होता है, वह शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण एवं तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। अगला है किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वह भाषा बनने लगती है, उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए चीज़ें हम बहुत ही बेसिकली अभी बता रहे हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हम इन सब छोटी छोटी चीज़ों को मिस कर जाते हैं। हम शुरू कहाँ से बिल्कुल हम उस चीज़ को शुरू कर देते हैं जो बहुत ही लोगों को लगता है इतना बर्डन है, यहाँ से हम अलंकार उठा लिए, हम उसको मतलब वाचक होता है, वाचक को उठा लिए, समास विग्रह को उठा लिए, बीच में से ही क्या होता है संधि को उठा लिए, बीच बीच में ही अरे यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से तो क्वेश्चन बन सकता है, क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकते। ये जो टॉपिक हमने पढ़ाया है बिल्कुल जैसे कि हमने बताया था आप लोगों को, ये भाषा को लेकर, ठीक है, ये भाषा के क्रम को लेकर, तो ऐसा नहीं है क्वेश्चन कहाँ से आयोग बना सकता है, आप लोगों को नहीं पता ना हमको पता है, तो कोई चीज़ छोड़ना ही क्यों है, हमें एक नज़र उस पर डाल ही लेते हैं, पढ़ लेते हैं उसको एक बार में। चीज़ें लिखी रहेंगी, नोट डाउन रहेगी, तो आप लोगों को अगर इन फ्यूचर टीचर बन गए, उसके लिए भी तो काम करेगा समझाने और पढ़ाने के लिए। अब अगला है हिंदी की बोलियां। तो हिंदी केवल खड़ी बोली यानी मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार की हैं। पहला है पूर्वी हिंदी, जिसमें अवधी, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी शामिल है। अब बोलिए कि यहाँ से सवाल नहीं बनते हैं, पक्का पूछा जाएगा यहाँ से सवाल, ठीक है। ये जो लाइन है यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर उठाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी कहाँ, मतलब इसमें कहाँ कहाँ बोली जाती है, कौन कौन सी है। अवधि ऑप्शन में दिया था, बघेली दिया था, छत्तीसगढ़ी भी दिया था, और उसमें एक इधर का डाल दिया था, आई थिंक मगही था, हाँ शायद मगही,
मतलब इसी में से एक क्वेश्चन मतलब घुमा के ऐसे पूछ दिया था ताकि आप कंफ्यूज, आपको सब लगेगा अरे सब तो उधरी की बोली पूर्वी की ही भाषा है, ठीक है। लेकिन आप जब तक आप लोग पढ़ेंगे नहीं, एक नज़र इसको देखेंगे नहीं, चीज़ों को समझेंगे नहीं, आप आंसर नहीं कर सकते हैं। दूसरा है कि पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, जिनको हरियाणवी, फिर है बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। तो देखिए पश्चिम पूर्वी में क्या क्या है, अवधी है, बघेली तथा छत्तीसगढ़ी है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। पश्चिमी में है खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली तथा कन्नौजी। बिहारी की प्रमुख बोलियां हैं मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। राजस्थानी की है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां। इसमें से देखिए ना पूछा था एक बार पश्चिमी हिंदी, हाँ हाँ पश्चिमी हिंदी ही पूछा था। पश्चिमी हिंदी में पता है क्या दिया था, राजस्थानी भी दिया था और ये दिया था हाड़ौती करके, ये दोनों ऑप्शन रखा था, ठीक है। और ये पूछा था बघेली और अवधि शायद या छत्तीसगढ़ी था, मतलब क्या है कि इन दोनों को कंफ्यूज करने के लिए। पश्चिम में उसमें बहुत लोगों ने राजस्थानी मतलब लोग मैप के थ्रू ट्रिक कर दिए थे कि अरे राजस्थान तो पश्चिम में है, लेकिन पश्चिम की भाषा क्या है, हाड़ौती है, क्योंकि जो हाड़ौती है वो राजस्थान के अंडर में आती है, ठीक है। इसलिए राजस्थान आप लोग प्लीज़ ऐसा मत जब तक याद नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं और वो चीज़ें गलत नहीं, प्लीज़ आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा और दो से तीन बार इसको पढ़ लीजिएगा, रट्टा मार लीजिएगा इसको, ठीक है। कि राजस्थान की जो भाषा है, राजस्थान के अंदर मेवाड़ी, मारवाड़ी और मेवाती और हाड़ौती आती है। अगर हाड़ौती उसमें नहीं दिया होता तब ये ऑप्शन हम ट्रिक कर सकते हैं, लेकिन इसके अंडर में था हाड़ौती। नोट में क्या है कि कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं। तो कौन से, मालवी, ढूंढाड़ी तथा बांगड़ी को भी, ठीक है। फिर है पांचवी, पहाड़ी की गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां हैं। इसमें पूछा भी गया था, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। पहाड़ी बोलियां कुमाऊनी और तथा मंडियाली, गढ़वाल और कुमाऊनी करके दिया था, यहाँ से भी सवाल बना था एक बार। अगला देखिए, इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए जो संविधान सभा ने कब इसको एक्सेप्ट किया था, 14 सितंबर 1949 को। ये तकरीबन मैं 5 से 6 बार आप लोग को बता चुकी हूँ, हर क्लास में बताई हूँ इसको लेकर। हिंदी भाषा और व्याकरण है, तो व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। यानी जो व्याकरण के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पे कि हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला क्या है, शास्त्र है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में ही किया जाता है, ठीक है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों पर विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों का विचार किया जाता है। तो कितने वर्गों में, 3 वर्गों में, वर्ण, शब्द और वाक्य विचार। आप लोग याद रखिएगा इसको। और यहाँ पे दिया है कि हिंदी की क्या है, विभिन्न घटक कौन कौन से हैं, तो ध्वनि है, वर्ण है, पद है, पदांश है, शब्द है, शब्दांश है, वाक्य है, वाक्यांश है, ठीक है। अगला क्या है, नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। तो देखिए इसके अंदर में कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं, अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। तो हमने बताया था हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। हम लिखते किधर से, बाएं से दाएं तरफ लिखते हैं। 2 क्वेश्चन यहीं से बन गया, पूछ देगा हिंदी की किस लिपि से है,
अलग अलग तरीके से दे देगा, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, प्राकृतिक पाली, ऐसे करके देवनागरी लिपि। तो आप लोग उस पर देवनागरी लिपि पर टिक कीजिएगा। और कहाँ कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ। और इसी को जब जो चीज़ें हम लिखते हैं, जो लिखित होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगला है संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, जिन मतलब गोवा, जिसको गोवा में बोली जाती है कोंकणी, ठीक है। नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की लिपि फारसी है। तो देखिए जो हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, हिंदी हो गई, मराठी हो गई, गोवा गोवा की कोंकणी हो गई, नेपाली हो गई, इन सब की जो लिपि है भाषा की क्या है, देवनागरी है। हिंदी ही नहीं, संस्कृत हो गई, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सब की भी क्या है, लिपि देवनागरी है। जब भी क्वेश्चन बनेगा, हिंदी तो हर बार पूछा जाता है, क्या पता पूछ दे मराठी की लिपि, मराठी जो भाषा है कि कौन सी लिपि से है, किस लिपि से है, इसमें तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना। अरे देवनागरी तो हिंदी से थी, ठीक है, संस्कृत से भी हो सकती है, मराठी कैसे हो सकती है। तो खुद ही मतलब भारत के अंदर में उसका एक राज्य, मतलब मुंबई महाराष्ट्र की भाषा है मराठी, कैसे देवनागरी से रिलेट हो सकता है मराठी। तो आप लोग कंफ्यूज जाएंगे, ठीक है, याद रख लीजिएगा। हिंदी हो गई आपकी, संस्कृत हो गई आपकी, मराठी हो गई, कोंकणी हो गई, नेपाली हो गई, इनकी भी जो लिपि है क्या है, देवनागरी है। अब देखिए अंग्रेजी की क्या है, वो रोमन है लिपि। पंजाबी की कौन सी लिपि है, गुरुमुखी लिपि है। उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है, ठीक है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा एक बार। अगला है भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में से एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से क्या है, मान्य है, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है यहाँ से, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का जो संस्थान है वो कहाँ है, ठीक है। ये जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, इसका संस्था कहाँ है, आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा प्लीज़। ये विगत एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें सवाल पूछा गया था। अगला हेडिंग है आप लोगों का, देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। तो चूंकि जगह यहाँ पे स्पेस कम था, यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। पहला आता है स्वर, दूसरा आता है व्यंजन, ठीक है। जो हिंदी देवनागरी लिपि का है उसका जो निर्धारित मानक रूप है, कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। तो स्वर में क्या है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल कितने हो गए, 11 हो गए। अब देखिए, अब आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, अ आ ई, बड़ी ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ठीक है। किस में आएंगे, स्वर में। इन्हीं से क्या होती है, व्यंजन बनता है। जो इनको हम जो व्यंजन हम उच्चारित होते हैं व्यंजन, आप मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे लिखना है ना, आज़ाद, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है अ प्लस अ मिल के क्या होता है, आ होता है। आ हो गया। तो देखिए इसमें क्या है, स्वर मिला है, एक तो अ हो गया, लेकिन प्लस इसमें क्या है, एक और अ इसमें ऐड हुआ है, स्वर इसमें एक और ऐड हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे ज है, इसमें भी एक स्वर ऐड हुआ है यहाँ पे, फिर यहाँ पे द है, तो ये क्या मिलके हो गया, आज़ाद। तो ये जो भी मतलब व्यंजन का कोई भी शब्द हो, वो क्या होता है, उसमें स्वर की मदद लेनी पड़ती है। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, टोटल 11 प्रकार के होते हैं। अब इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, स्वर को। आप लोग इसको ना एक बार ध्यान से बस सुनिएगा
और चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें शुरू हो रही हैं अब बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमने अभी बताया आप लोगों को वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो चूँकि हमारा क्या है कि एक बेसिक चीज़ें हैं जो हमने बताया अभी आपको, वो हर साल कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो उसमें अगर सिलेबस हिंदी है तो पक्का उसमें जितना हमने बताया अभी पीछे क्लास में सब मिला जुला कर उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर बन के आएंगे। ठीक है, आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा और इसको बस ध्यान से सुनिएगा आप लोग। देखिए मात्राएं, अ की कोई मात्रा नहीं, ठीक है। अनुस्वार अंग, ये जो है ना इसको अनुस्वार बोलेंगे, ठीक है। जो मात्रा में देखिए क्या होता है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, आ की होती है, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई की मात्रा है। छोटा ओ की मात्रा है, बड़ा ओ की मात्रा है। री की मात्रा है, ए की मात्रा है, ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है, औ की मात्रा है। चूंकि ये तो मात्रा आप लोगों को पता है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं बड़ी ई छोटी ई में, बड़ा ओ छोटा ओ में। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए अंग क्या है कि ये जब भी पूछेगा ना, ये भी यहाँ से भी सवाल बन सकता है, अनुस्वार। ठीक है, इसमें से कौन सा चिन्ह अनुस्वार का है? तो ये देखिए जो बनता है ना अनुस्वार अंग, हम लिखते हैं, माना कि आप लोग मैंगो लिखते हैं, मैंगो, मैंगो में क्या हो गया, ये जो हो गया चिन्ह ना अनुस्वार हो गया। ठीक है, जैसे अंश हो गया, अंदेशा हो गया, संपदा हो गया, हंस हो गया। फिर देखिए क्या है कि अनुनासिक, इसको भी हम ऐसे ही पढ़ेंगे ना, जैसे अंश है, तो अंश में हम इस अंश को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ऐसे करके, लेकिन नहीं, ये चूंकि क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। अंश जो है कुछ चीज़ें अनुस्वार में लिखी जाती है, जो ये मात्रा लगा के, कुछ चीज़ें अनुनासिक में लिखी जाती है। तो देखिए जहाँ पे चंद्र बिंदु का यूज होगा वो अनुनासिक कहलाएगा, जहाँ पे अंक का यूज होगा, अनुस्वार बिंदु का यूज होगा, वो अनुस्वार कहलाएगा। ठीक है, अंक मतलब जो एक केवल बिंदु होगा वो अनुस्वार में आएगा, जो चंद्र बिंदु होगा वो किस में आएगा, अनुनासिक में आएगा। जैसे हंसना हो गया आपका, धुआं हो गया आपका, चांद हो गया आपका। तो देखिए चांद हो गया, धुआं हो गया, हंसना होगा, क्या होगा यहाँ पे, अनुनासिक, अनुनासिक हो जाएगा आपका। हंस हो गया, संपदा हो गया, अंदेशा हो गया, अंश हो गया, क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। माना कि आप लोगों से सवाल पूछ दिया यहाँ पे, मतलब पूछ दिया निम्नलिखित में से ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह है वो किस मतलब स्वर के कहाँ से लिया गया है, स्वर के जो सब स्वर हैं तो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, अनुनासिक दे देगा, अनुस्वार दे देगा, आप लोग को विसर्ग दे देगा, चाहे कुछ अलग ही लिख के दे देगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, इसको केवल एक इस तरीके से ट्रिक करके चिन्ह दे देगा, तो क्या लिखेंगे आप लोग इस तरीके से, ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछ देगा आप लोगों से इस तरीके से, ये ये किस तरीके से, ये किस प्रकार का चिन्ह है, तो ये चंद्र बिंदु का चिन्ह है, तो इस लो आप लोग कर ही लेंगे। लेकिन जो ये है ना अनुस्वार, इसमें लोग क्या होते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। अगला है विसर्ग। विसर्ग मतलब अ जिसको बोलेंगे, जो भाई लिखते हैं, उसके लास्ट में इस तरीके से आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, विसर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये विसर्ग का चिन्ह है। जैसे अधपतन हो गया, दुख हो गया, मन स्थिति हो गया, पढ़ेंगे तो हम सेम, मन स्थिति, दुख, अधपतन, लेकिन बीच में यूज क्या होगा हमारा, विसर्ग का चिन्ह यूज होगा। ठीक है, देखिए अनुस्वार का कैसे चिन्ह होगा, इस तरीके से होगा, चंद्र बिंदु कैसे होगा, इस तरीके से होगा, विसर्ग किस तरीके से होगा, तो इस तरीके से विसर्ग का चिन्ह होता है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इसको एक बार बस ध्यान से देख लीजिएगा, अगर सवाल बनेगा तो आप लोग छोड़िएगा मत इसको। अगला हमारा व्यंजन। तो व्यंजन जैसे क ख ग घ इस तरीके से लेके ह तक व्यंजन में। अब व्यंजन में भी कितने टाइप के व्यंजन है, तो देखिए संयुक्त व्यंजन कितने हैं, संयुक्त मतलब मिलकर। ठीक है, छ, त्र, ज्ञ और श्र, और लास्ट में एक आता है हल चिन्ह। हल चिन्ह जैसे कि आप लोग लिखते हैं ना कभी कभी,
मान लीजिए तो लिखते हैं इस तरीके से, तो में बहुत बार हम ये हलंत लगा देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम बोलेंगे हल चिन्ह। आप लोग नोटिस किए होंगे इसे चिन्ह लिखा है, चिन्ह में भी लगाते हैं, ठीक है, चिन्ह में भी लगता है। तो इसको तो हम बाद में भी देख लेंगे, पहले जो ये इम्पोर्टेंट है। तो क से लेके ह तक क्या है, ये व्यंजन है। लेकिन जो छ त्र ज्ञा है वो क्या क्या है, हमारा संयुक्त व्यंजन है और स्र, ठीक है। जैसे हलंत में आ जाता है आपका प्रहलाद, पट्टा, अपराहन। जैसे हमने बताया त हो गया, ट हो गया, ह में हलंत लग जाएगा, यहाँ पे ह में लगा हुआ है। कोई भी होता है जहाँ पे इसका यूज होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जहाँ पे इस हलंत का यूज, जैसे प्रहलाद हो गया, पट्टा हो गया, अपराहन हो गया। अब आता है अगला गृहीत स्वर। गृहीत स्वर में आता है आपका अ, यानी यहाँ पे ये जो चिन्ह रहेगा वो चंद्र बिंदु की तरह रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या है कि न प्रॉपर ये चंद्र बिंदु होगा, न केवल आपका हटाकर अनुस्वार करेगा, ठीक है, न ये अनुस्वार में रहेगा, न ये अनुनासिक रह जाएगा। तो देखिए क्या है, इसको बोलेंगे गृहीत स्वर बोलेंगे। ये दिखेगा इस तरीके से कुछ, यानी यह हम इसमें जो यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं रहेगा इस तरीके से, केवल ये रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो चिन्ह है केवल चंद्र बिंदु की तरह, इसको हम गृहीत स्वर बोलते हैं। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्लियर कर दे रही हूँ। क्या हो गया हमारा, ये गृहीत स्वर हो गया। अगला है गृहीत व्यंजन। तो गृहीत व्यंजन में क्या क्या आते हैं, क ख ग ज फ, ठीक है। तो ये इसलिए होते हैं गृहीत स्वर में, केवल इस तरीके, यानी गृहीत स्वर में कभी कुछ ऐसे शब्द आ जाएंगे जिसमें ये चिन्ह का यूज होगा, वहां पे वो क्या चिन्ह हो जाएगा, गृहीत स्वर हो जाएगा। क्लियर। अब गृहीत व्यंजन में कभी कभी शब्द में लिखते टाइम हम क लिखते हैं, क से कोई शब्द होता है आगे का, तो यहाँ पे हम एक बिंदु लगा देते हैं, ठीक है, बिंदु लगा देते हैं, जिसको कोई भी शब्द हो गया जो इस बिंदु का यूज करेंगे। क हो गया, क शब्द हो गया, ख शब्द हो गया, ग शब्द हो गया, ज शब्द हो गया, फ शब्द हो गया। इन शब्दों में ये जो चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे, तो ये सारे शब्द क्या आ जाएंगे, व्यंजन, गृहीत व्यंजन में आ जाएंगे। क्या क्या, क ख ग ज और फ, ठीक है। अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर। तो अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर जो हमने अभी बताया था आप लोगों को, इस तरीके से गृहीत स्वर में इसका चिन्ह क्या होता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर हो गया, कॉटेज हो गया, कॉलेज हो गया। आप लोगों ने नोटिस किया है कि एक सेकेंड, अभी क्लियर करवाती हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हमने जैसे बताया था कि यहाँ पर पिछला देखिए, यहाँ पर दिया है हंसना, ठीक है, हंसना दिया है, हंसना, ठीक है, हंसना, चंद्र बिंदु का यूज हो गया। अब देखिए यहाँ पे दिया है डॉक्टर, डॉक्टर, लेकिन सेम चिन्ह है, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, ये चंद्र बिंदु में, क्योंकि ये जो यहाँ पे हम न की तरह यूज करते हैं, हंस ना, ठीक है। यहाँ पे हम डॉक्टर तो पढ़ेंगे नहीं, डॉक्टर, इस तरीके से डॉक्टर ही पढ़ेंगे, डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर पढ़ते हैं इसको। तो ये जो चिन्ह है ना, ये किस में आएंगे, गृहीत स्वर में आएंगे जो चिन्ह है। अब लोग ध्यान रखिएगा, तो किस में आएंगे, कॉटेज हो गए, कॉलेज होंगे, कॉलेज में कॉलेज, कॉलेज इस तरीके से तो पढ़ेंगे नहीं, कॉलेज पढ़ते हैं। तो कुछ जो चीज़ें होती हैं, जो कुछ चिन्ह होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, किस शब्द पे किस तरीके से वहाँ पे यूज करेंगे चिन्हों को, ये बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना, ध्यान से देखना, उसको पढ़ना। तो जो केवल इस तरीके से आते हैं चिन्ह, वो किस में आएंगे, गृहीत स्वर में आते हैं। और जो इस तरीके से चंद्र बिंदु टाइप के होते हैं, वो अनुनासिक में आते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है अनुनासिक स्वर, जिसको चंद्र बिंदु बोलते हैं, यानी चांद की तरह होगा और उसमें बिंदु लगा देंगे, चंद्र बिंदु। और जो गृहीत स्वर होंगे वो केवल चंद्र की तरह होंगे, उसमें कोई बिंदु नहीं होता है।
अगला है पुनः याद रखने योग्य। तो देखिए जैसे क्या है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसमें, ओवरऑल जितना हम पढ़े हैं, ठीक है, ओवरऑल जितना हम पढ़े हैं उसका हम एक लाइन में देख लेते हैं इसको। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित, ठीक है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र मतलब जैसे कि मान लीजिए एक बहुत बड़ा ये मतलब कंट्री है, ठीक है, ये एक देश है। देश के अंदर छोटे छोटे मतलब क्या है, स्टेट्स हैं। स्टेट के अंदर क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो देखिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, ये इनकी क्या हो जाएगी, बोली हो जाएंगी। क्योंकि ये जो पूरे देश में क्या है, एक भाषा का यूज करेंगे, एक भाषा का यूज करेंगे। क्योंकि जो ये स्टेट है, स्टेट के अंदर जो क्षेत्र है वहाँ पे बोली का यूज होता है। क्लियर हो गया बोली और भाषा का। और देखिए मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अगला है भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। अभी मैंने बताया, सॉरी। हिंदी के 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं यानी भाषाओं में विभाजित की गई। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी एवं पहाड़ी। तो देखिए इसमें बोला क्या ना, हिंदी की 18 से 22 बोलियां। पहले चूंकि 18 थी, फिर अब क्या हो गई, वर्तमान में 22 बोलियां हैं। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी अधिक जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। क्लियर हो गया आप लोगों को। तो बच्चे आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। एक भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो समझिए क्लास आपकी सक्सेस हुए, ठीक है। क्लास को लाइक कीजिएगा। ऐसे एग्जाम फोकस्ड हिंदी क्लासेस के लिए आप लोग सम्राट एजुकेशन हब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और हमसे जुड़े रहिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इस क्लास से रिलेटेड या अन्य क्लास से रिलेटेड आपको कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएं। यहाँ से चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए हमें, और आप भी एक्टिव हो जाइए एग्ज़ाम को लेकर। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, फैमिली का ख्याल रखिए और तैयारी करती रहिए, खुद भी स्वस्थ रहिए।